तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 और ये 8th क्लास की ही एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से ये संगठित होता है और फिर किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन देश में प्रारंभ होता है, जो कि 1870 के दशक से शुरू होता है और 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक ये चलता है। तो आइए इसके बारे में आज हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जो ये चित्र दिखाया गया है यहाँ पर, ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर ये आंसू गैस के गोले छोड़ रही है यहाँ पर पुलिस। तो ये चित्र दिखाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो धुआं दिखाया दे रहा है ये यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। तो पिछले अध्यायों में अगर हम बात करें तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में बताया गया है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा सबसे पहले भारतीय जो भू क्षेत्र हैं उन पर अंग्रेज़ों का कब्जा और रियासतों का उन्होंने अधिग्रहण किस तरह से किया। फिर नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत की गई। उसके बाद हमने देखा किसानों और आदिवासियों की ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव आया। फिर 19वीं शताब्दी में आए शैक्षणिक बदलाव, शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए। महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवादों को हमने देखा। फिर जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, कि जाति व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियाँ थी वो सब हमने देखी। और सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हमने देखे, कौन कौन से सामाजिक और सुधार हुए, कौन कौन से धार्मिक सुधार हुए थे। फिर हमने देखा 1857 का विद्रोह और उसके बाद की क्या स्थिति रही, फिर हमने इसके बारे में पढ़ा। फिर हस्तकलाओं का पतन और उद्योगों का विकास किस तरह से हुआ, यानी कि हाथ की जो कलाएं थी, हाथ से बनाने वाले सामान, उनका पतन धीरे धीरे किस तरह से हुआ। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, औद्योगिकीकरण होता गया, तो किस तरह से हाथ से बनाने वाली चीज़ों का पतन होता गया। तो इन मुद्दों के बारे में आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो इसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे थे जो इन लोगों के हित में नहीं थे, यानी कि भारतीयों के हित में नहीं थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी और उसमें काम करने वालों का ही भला होता था। तो अब देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो किस प्रकार से यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो उपरोक्त बदलाव जो कि हमने अभी पढ़े, इन्होंने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। यह देश क्या है और किसके लिए है? इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। तो भारत क्या है? जो भाई यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी रंग के, किसी भी जाति, किसी भी भाषा, किसी भी जेंडर के लोग, वो लोग, जो तमाम लोग यहीं भारत में रहते हैं, जिन लोगों का घर यहीं है, तो वो क्या है? भारत का हिस्सा है। तो यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी जो व्यवस्था है वो भी उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण ख़त्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी कि जब तक इन पर से भारतीयों का पूरी तरह से नियंत्रण नहीं होता, ब्रिटिश का नियंत्रण ख़त्म नहीं होता और पूरी तरह से भारतीयों के नियंत्रण में यहाँ का सारा शासन नहीं आ जाता, तो तब तक यहाँ पर भारत के लोग जो हैं, ये भारत जो है भारतीयों का नहीं हो सकता, एक तरह से कहा गया। फिर यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी। फिर 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। यानी कि इनमें से ज़्यादातर संगठन जो बने हुए थे उनकी जो बागडोर थी वो वकीलों के हाथों में थी, या फिर जो अंग्रेजी शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड पेशेवर के हाथों में ही हुआ करती थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इसी तरह के प्रमुख संगठन थे, जो कि भारत का क्या करना चाहते थे? ये चाहते थे कि भारत इनसे, ब्रिटिश से आज़ाद हो और पूरी तरह से भारतीयों के अंडर ये आ जाए। पूना सार्वजनिक सभा
अगर इस नाम को गौर से देखें यहाँ पर, पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों या फिर सबके लिए, यानी कि जो सबके लिए होता है उसे कहते हैं सार्वजनिक। सार्व मतलब होता है सभी और जनिक मतलब लोगों का, तो सार्वजनिक मतलब सभी लोगों का। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे, यानी कि वे जो उनके अपने लक्ष्य थे उन सबको भारतीय लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, कि जितने भी लोग हों वो क्या हो, संप्रभु हों। संप्रभु क्या होता है? संप्रभु होता है कि बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता, यानी कि जितने भी काम हो वो हम अपने आप करें, उनमें कोई बाहरी व्यक्ति दखल ना दे, उनमें कोई हस्तक्षेप ना करे, स्वतंत्र रूप से हम कदम उठाएं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। तो संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसला लेने की आज़ादी होनी चाहिए, कि भारतीय जनता जो है वो अपने फैसले खुद ले। फिर 1870-80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर एक्ट, प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। तो यहाँ पर एक तो इनसे अधिकार छीन लिया गया और उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की जो आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। तो इससे क्या होता था, जो लोग सरकार की आलोचना करते थे उनसे ये अधिकार छीन लिया गया ताकि वो उनकी बुराई ना कर सके। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में किया गया और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो ये जो वर्नाक्यूलर एक्ट आया, इसमें क्या किया गया कि अगर कोई ऐसी चीज़, कोई भी मीडिया ऐसी चीज़ छापती है प्रिंटिंग प्रेस की जिससे कि वो सरकार के खिलाफ हो, तो इन्होंने कहा कि वो उनसे उनकी प्रिंटिंग प्रेस तो बंद करा ही देगी, साथ ही साथ उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेगी प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ। फिर 1883 ईस्वी में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये आया एक प्रावधान और नया आया, जिसमें क्या होता था इस एल्बर्ट बिल में कि भारतीय न्यायाधीश जो होंगे, जो भारतीय जज भी होंगे, वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो ये एक अच्छा कदम कह सकते हैं। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, क्योंकि भाई यहाँ पर अब इनको भारतीयों को भी अंग्रेजों के समान यहाँ पर बराबर अधिकार दिया गया है इसमें, तो यहाँ पर अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया बहुत ज़्यादा। और जब इसका इतना विरोध हुआ तो इसकी वजह से अंग्रेज़ सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया। तो इस बात का फिर भारतीयों ने काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता था कि यहाँ पर हमारे लिए ऐसा हुआ, और जब इनके लिए आया बात तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे जैसे इनको समानता का अधिकार दिया तो अंग्रेज़ों ने उस बिल को वापस ले लिया। तो यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं। अब बात करेंगे पहले प्रचारक क्या होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है, वो प्रचारक कहलाता है। तो पढ़े लिखे भारतीयों के लिए एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी। तो पढ़े लिखे भारतीयों के लिए एक संघ बना जिसका नाम है अखिल भारतीय संगठन। इसकी ज़रूरत जो महसूस की जा रही थी, हालांकि वो 1880 के दौरान से ही की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीयों को समानता का अधिकार दिया जा रहा था भारतीय न्यायाधीशों को, वो उनसे छीन लिया गया। तो इसलिए इस बिल के बाद ये चाह और ज़्यादा गहरी हो गई कि एक अखिल भारतीय संगठन जरूर होना चाहिए। तो फिर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में एक सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य, ये प्राय बम्बई और कलकत्ता के ही थे। तो ये जो लोग थे इनमें से मोस्टली ये बम्बई और कलकत्ता से ही थे। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। जो नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी,
ये एक व्यवसायी भी थे और प्रचारक भी थे। प्रचारक हमने अभी देखा जो सूचनाओं, रिपोर्ट्स, बैठकों के आदि के ज़रिए अपने खास जो विचार है उनको प्रस्तुत करते हैं। तो ये नौरोजी कहते व्यवसायी थे और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर जो रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे एओ ह्यूम, इन्होंने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी। अब देखते हैं कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर अखबार ने लिखा। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा था इस अखबार में। तो बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयबजी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या फिर समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। कि कांग्रेस पर किसी एक समुदाय का हक नहीं है, कांग्रेस जो है भारत में रहने वाले सभी समुदायों की एक संस्था है। ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ये है दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी हैं इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। किस तरह से ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक परिणाम जो आए थे उनकी यहाँ पर आलोचना भरपूर की गई है। अब बात करेंगे उभरता हुआ राष्ट्र के बारे में। तो उभरता हुआ राष्ट्र यानी कि राष्ट्र किस तरह से उभर के आया। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्य मार्गी पार्टी थी। यानी कि इसके जो काम थे, इसका जो उद्देश्य था, इसका जो काम करने का तरीका था, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मध्य मार्गी पार्टी थी। और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कि यहाँ पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार और शासन में क्या किया जाए, भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दी जाए। कांग्रेस का आग्रह था कि विधि परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ पर उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए और इस काम के लिए उसने मांग की सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाएं आयोजित की जाए। यहाँ पर इन्होंने ऐसी मांग की कि सिविल सेवा के लिए जो लंदन में परीक्षा होती है वो भारत में भी आयोजित कराई जाए। तो ये सिविल सेवा की जो परीक्षा है पहले लंदन में ही हुआ करती थी, अब इन्होंने मांग की है भारत में करने की। अच्छा, निरस्त करना क्या होता है? तो किसी कानून को समाप्त करना या किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त कर देना क्या कहलाता है? निरस्त करना, यानी कि किसी कानून को समाप्त करना। तो यहाँ पर शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था और अंग्रेज आमतौर पर ये मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। तो यहाँ पर ये चाहते थे जो भारतीय थे वो इनको ऐसा लगता था अंग्रेज़ों को कि भारतीय जो है वो जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते हैं उनको, क्योंकि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, ये अपना भारी भरकम वेतन का एक बहुत मोटा हिस्सा कहाँ भेज देते, ब्रिटेन भेज देते थे। तो इसलिए इन लोगों को ये उम्मीद थी कि जो भारतीयकरण से यहाँ की जो धन संपत्ति है वो भी कुछ हद तक भारत में ही रुकने लगेगी, क्योंकि भाई जब भारत के लोग काम करेंगे तो पैसा उनके पास आएगा। तो इनको लगा कि फिर पैसा हमारा ब्रिटेन नहीं जा पाएगा। तो फिर भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। शुरुआती सालों में जब शुरुआत के साल शुरू हुए तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए और उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। तो ये कहना था कांग्रेस का। बढ़ते लगान के कारण काश्तकार और ज़मींदार ये विपन्न हो गए थे और अनाजों के भारी निर्यात यानी कि अनाज का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था, उसकी वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया था। कांग्रेस की ये मांग थी कि लगान को कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव व भारतीयों
के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। तो यहाँ पर ये सबके हक में बात कर रही थी कांग्रेस। मध्यमार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि जो ब्रिटिश शासन है वो देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। और उन्होंने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को ये भी लगता था, जो मध्यम मार्गी थे उन्हें ये भी लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्यायसंगत जो मांगे हैं उनको तो स्वीकार कर ही लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। तो कांग्रेस को पहले ही लगता था कि ये जो हमारे न्याय संगत मांगे हैं उनको तो ये लोग मान ही लेंगे, हमें बस उनको उनसे रूबरू कराना है, ऐसा लगता था कांग्रेस को। अब देखते हैं सोने की चाह। तो सोने की चाह में ये डिनशा वाचा नामक एक मध्यमार्गी नेता ने 1887 में नौरोजी को संबोधित करते हुए लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि आजकल फिरोज शाह अपने निजी कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। वे लोग पहले ही काफ़ी अमीर हैं। तेलंग साहब भी व्यस्त रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सभी लोग सोने की चाह में इतने व्यस्त रहेंगे तो देश की प्रगति कैसे होगी। तो ये बताया गया है कि लोग अपने कार्य को लेकर यहाँ पर किस तरह से एक पूरी तरह से इसमें कम्प्लीटली नहीं आए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। हो सकता है कि उनको कुछ और काम हो। तो उनका कहना है, इन्होंने यहाँ पर उनकी तुलना की है सोने की चाह में, कि अगर वो सोते रहेंगे, अपने निजी कामों में वो व्यस्त रहेंगे, तो फिर इस तरह से जो देश को एक करने की बात चल रही है, अपने अधिकार लेने की, ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकालने की, वो कैसे होगी, कैसे हम अपनी मांगों को मनवाएंगे इस तरह से। तो अब देखते हैं स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग जो कि कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे, वो बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि उनका कहना ये था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ पर कुछ नेता ऐसे आए थे जिन्होंने ये कहा कि जो ये नरमपंथी लोग हैं, ये इस तरह से सरकार जो है इनकी बात तो सुनने वाली है नहीं, तो यहाँ पर इनको सबक सिखाने के लिए अपना बल दिखाने की भी आवश्यकता है, ऐसा मानना था गर्मपंथियों का। तो इन्होंने क्या काम किया कि इनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए ब्रिटिशर्स को, और अब ये ऐसे प्यार प्यार से मानने वाले नहीं हैं। ये कह सकते हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। तो इस तरह की इनकी स्ट्रैटेजी थी, इस तरह का ये सोच रखते थे डॉक्टर भीमराव ये क्या नाम था इनका, अभी हमने पढ़ा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग, ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से भी इनको जानते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे आगे। इसमें 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल विभाजन कब होता है, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। तो ये थे बाल गंगाधर, ये जिन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, इनका नाम था वायसराय कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन, उस वक्त बंगाल जो था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का ही हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेजों का ये कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा था कि प्रशासन जो है वो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, कि बंगाल ज़्यादा बड़ा है तो उसका प्रशासन ठीक तरह से नहीं चलाया जा सकता एक साथ, इसलिए इन्होंने कहा था कि इसलिए हम बंगाल का बंटवारा कर रहे हैं, ऐसा कहना था अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ों ने ये तर्क दिया था अपना यहाँ पर। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फ़ायदे से था। भाई इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, क्योंकि शासन तो पहले भी चलाया जा रहा था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय
उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला लिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो गैर बंगाली इलाके थे उनको अलग करने की बजाय, यानी कि उनको तो अलग नहीं किया, उसके पूर्वी भागों को उसने अलग करके क्या किया, असम में मिला लिया। और पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को यहाँ पर बांट दिया जाए। तो बंगाली जनता को बांटना इनका मेन उद्देश्य रहा था। तो बंगाल की जनता को यहाँ पर बांटने की बात इन्होंने की। फिर बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई और मध्य मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया और विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए और जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए कि जनता किस तरह से प्रतिरोध कर सकती है, इसका किस तरह से विरोध कर सकती है। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। तो स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु कुछ अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज जो थी वो सुनाई दी थी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाके में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया था आंध्र के डेल्टा में, किसको, बंगाल विभाजन के लिए जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसको। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर क्या क्या किया गया, एक तो यहाँ पर स्वयं सहायता, जो स्वदेशी उद्यम थे उनको, राष्ट्रीय शिक्षा को और भारतीय भाषा जो थी उसके उपयोग को यहाँ बढ़ावा दिया गया। और स्वराज के लिए आमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थाओं के वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया कि जो ब्रिटिश चीज़ें हैं, जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं, इनका बहिष्कार किया जाए और अपनी जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जाए। और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। तो कुछ लोग क्या थे भाई, यहाँ पर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए ये क्रांतिकारी हिंसा के भी समर्थक थे, जो चाहते थे कि हिंसा हो तो हो, बस हमारा देश आज़ाद हो जाना चाहिए, हमें हमारा स्वराज्य मिल जाना चाहिए। फिर 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो ये लीग ऐसी थी, मुस्लिम लीग जो बनी, इसने क्या काम किया, इसने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया और लीग की मांग ये थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। फिर 1909 में सरकार ने इनकी ये बात मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच यहाँ पर पैदा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इसमें जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई तो मुस्लिम लीग ने अब यहाँ पर इसका समर्थन किया बंगाल विभाजन का, और इन्होंने मांग की मुसलमानों की अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। तो इनको ये 1909 का जब एक्ट आया तो इन्होंने यहाँ पर इनको ये दे भी दी, सरकार ने इनकी मांग ली। और जब इनकी मांग मान ली गई तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या काम किया, इसके राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदायों के लोगों को क्या करते थे, ये चुनते थे। तो फिर इस तरह से क्या होता है यहाँ पर, फिर 1907 में जो है कांग्रेस टूट गई और मध्य मार्गी जो धड़ा था वो बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था और इन लोगों का ये मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा जो था वो बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता हुई। यानी कि यहाँ पर जो 1907 में कांग्रेस की बैठक होती है, 1907 में से जाना जाता है, ये सूरत में होती है, जाना जाता है सूरत फूट के नाम से। तो यहाँ पर कांग्रेस दो पार्टी में डिवाइड हो जाती है, एक तो गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में। तो इसमें जो गरम दल में नेता होते हैं लाल बाल पाल होते हैं, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल होते हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इसके उदारवादी यानी कि वो नरम दल में टिके रहते हैं। लेकिन फिर 1915 में, दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार से फिर से क्या हो जाती है, एक बार फिर से एकता स्थापित हो जाती है। और फिर अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लेते हैं फिर लखनऊ समझौते के बाद। देखिए यहाँ पर देखते हैं पहले चित्र हमारा
ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये है बाल गंगाधर तिलक। कौन है ये है बाल गंगाधर तिलक जी। और तिलक के जो अखबार है इसका नाम था केसरी। तो इनके द्वारा लिखा गया था केसरी। ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था, यानी कि ये आलोचना करते थे इस अखबार में अपने ब्रिटिश शासन की। तो केसरी और मराठा इनके द्वारा ही लिखे गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ था बंगाल में, तो उसके दौरान हजारों जो लोग थे वो जुलूसों में शामिल होने लगे थे। तो ये उसका चित्र दिखाया गया है, स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। और यहाँ पर अगर आप चित्र देखेंगे ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अगर बात करें तो ये पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से हुआ करते थे। और वह याचिका और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तन के एक प्रमुख नेता थे। वह आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य रहे। तो ये आर्य समाज के भी सक्रिय सदस्य रहे थे यहाँ पर, जिनका नाम है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय, आप इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में भी जैसे जैसे आगे आते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि फिर से कांग्रेस एक साथ मिल जाती है 1915 में, और जो लखनऊ समझौता होता है इसमें कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग भी मिलती है। अच्छा, क्रांतिकारी हिंसा क्या होती है? तो समाज में आमूल परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का उपयोग करना। आमूल बदलाव लाने के लिए जब भी हिंसा का यूज़ किया जाएगा तो वो क्या कहलाती है? क्रांतिकारी हिंसा। परिषद क्या होती हैं? तो प्रशासकीय सलाहकारी या प्रतिनिधिक दायित्वों को निभाने वाली मनोनीत या फिर निर्वाचित जो संस्था होती है वो कहलाती है परिषद। तो प्रशासन का काम चलाने के लिए, सलाह या प्रतिनिधित्व दायित्वों को निभाने के लिए जो मनोनीत की जाए या फिर उनका इलेक्शन हो तो वो क्या कहलाएगा? परिषद कहलाएगी। अब देखते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है। जन मतलब जनता, तो जनता में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार होता है? तो ये बात है 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा जो संघर्ष है वो धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी इस आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ तो जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद जो भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी बदल गई थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार जो थी वो ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब जो ब्रिटिश सरकार थी जो कि भारत में चल रही थी, वहाँ पर जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इनका जो काफ़ी खर्चा हो गया था रक्षा पर। तो इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर जो कर था उसको बढ़ा दिया। तो जो इनका जो बिजनेस चलता था, खुद का प्राइवेट बिजनेस चलता था उस पर, और जो बिजनेस था सब पर क्या कर दिया इन्होंने, जो इनकी प्राइवेट इनकम थी इन सब पर इन्होंने क्या भैया टैक्स बढ़ा दिया। अब जब इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया तो सैनिक व्यय में इजाफे और युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी कीमतों की चीज़ों में भी भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसे कि आप अध्याय 6 में देख चुके हैं। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं जैसे कि जूट के जो बोरे हैं वो, कपड़े, पटरियाँ, इन्होंने इनकी मांग बढ़ा दी थी और अन्य देशों से भारत आने वाले जो आयातों में भी कमी ला दी थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का काफ़ी विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। तो जब ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों को अपनी सेना को बढ़ाने के लिए विवश कर दिया और एक विदेशी युद्ध की खातिर गाँवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए बड़ा दबाव डाला जाने लगा। तो जब ये युद्ध चल रहा था तो युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों को भाई अपनी सेना बढ़ानी पड़ी। तो एक विदेशी युद्ध की खातिर यहाँ पर गाँवों में जो सिपाहियों की भर्तियों के लिए यहाँ पर दबाव डाले जाने लगा कि लोग क्या करें, सिपाही बने। तो बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया और इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे
कि साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह से वो शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। तो इसके बाद ये लोग भी क्या करने लगे, भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। और इसके अलावा 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्ष का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा भी यहाँ पर मिलने लगी थी। अब देखते हैं महात्मा गांधी जी का आगमन। इससे पहले हम ये चित्र देखेंगे। ये है नटाल कांग्रेस के संस्थापक डरबन दक्षिण अफ्रीका 1895 का ये चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है इसमें ये डरबन का चित्र है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में एक जगह पड़ती है डरबन, वहाँ का। तो इसमें 1885 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन किया था। और आप इस चित्र में अगर गांधी जी को देखेंगे तो गांधी जी यहाँ पर कोट और टाई पैंट में पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं गांधी जी। तो अब देखते हैं यहाँ पर गांधी जी का आगमन हो चुका है। तो महात्मा गांधी का आगमन, तो इन्हीं हालात में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में यहाँ पर सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? 1915 में आए थे। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। तो वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे, मतलब ये गांधी जी क्या कर रहे थे, वहाँ पर जो नस्ल भेदी आंदोलन चल रहा था उनके खिलाफ ये अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अहिंसक मतलब जिसमें कोई हिंसा न हो। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता थी और लोग उनका आदर भी करते थे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी लोग उनको बहुत मानते थे। और दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका भी उन्हें मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया, यानी कि जब 1915 से गांधी जी लौट के आए 1915 में, तो पहले साल उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। और उस दौरान वे यहाँ के लोगों और उनकी ज़रूरतों और हालातों को समझने में लगे रहे। तो पूरा एक साल इन्होंने इसमें गुजारा कि भारत के लोगों का क्या हाल चाल है, वो कैसी है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, किन हालातों में रह रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इन सबको समझने में ही उनको एक साल लगा। फिर उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में। तो शुरुआत कहाँ से उनकी होती है? इनके शुरुआती जो प्रयास है वो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय लोगों के रूप में सामने आए। और इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से यहाँ पर परिचय होता है। तो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से इनका परिचय हुआ। और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तो 1918 में क्या करते हैं, अहमदाबाद में इन्होंने मजदूर मिल जो स्ट्राइक हुई थी उसका सफलतापूर्वक यहाँ पर नेतृत्व किया। अब आइए जानते हैं 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराइयों से देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी यहाँ पर रोलेक्ट एक्ट की। तो रोलेक्ट एक्ट जो कि 1919 में आया था, जो कि इसी के अध्यक्ष के नाम पर, रोलेक्ट के नाम पर इसका नाम रोलेक्ट एक्ट पड़ा था। तो 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। यानी कि अब जब ये रोलेक्ट एक्ट आया था तो इसका मतलब ये था कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है व्यक्ति की, यानी कि उनकी जो बोलने की स्वतंत्रता है उसको यहाँ पर छीन लिया गया, जो कि हमारा एक मूलभूत अधिकार है। और पुलिस को यहाँ पर ज़्यादा अधिकार देने की मांग, मतलब इसके द्वारा एक तो इन पर मूलभूत अधिकार पर बोलने के उस पर अंकुश लगा और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का ये मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, कि सरकार इंसान के जो बुनियादी अधिकार हैं, जो उसके बेसिक राइट्स हैं, उन पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकती। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। तो इन्होंने इसको क्या कहा, रोलेक्ट एक्ट को इन्होंने कहा शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी ने लोगों से ये आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में
अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़तालें की जाएं। आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। यहाँ पर अगर आप ये चित्र देखेंगे तो ये है वह परिसर जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी, और इसके बाद के चित्र जो हैं उसमें लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं किस तरह से जब वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किस तरह से यहाँ पर गोलियों से ये निशान बन गए थे, जो कि लोग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो रोलेट जो सत्याग्रह आया, रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला भारतीय संघर्ष था। तो ये रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला क्या था? ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि ये मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित रहा था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया और सरकार ने इन आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया जो हत्याकांड है वो इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने वापस लौटा दिया। और रोलेट जो सत्याग्रह है इसके दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता को बनाए रखने का प्रयास किया था। नाइटहुड की उपाधि क्या होती थी जो यहाँ पर इन्होंने त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने? तो नाइटहुड की उपाधि थी जो ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि होती थी। यहाँ पर जब इन्होंने ये जलियांवाला हत्याकांड करवाया, इस जनरल डायर ने यहाँ पर निहत्थे लोगों पर बैसाखी के दिन इस जलियांवाला बाग में गोलियां चलवा दी, इसमें हज़ारों से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो यहाँ पर इन्होंने इससे दुखी होकर अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा गांधी भी यही चाहते थे कि उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले लोगों यानी कि सभी हिंदू, मुसलमानों और धार्मिक अन्य धर्मों के लोगों का है, यानी कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये देश उनका है। और उनकी गहरी आकांक्षा थी हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें, ऐसा मानना था गांधी जी का। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ हम पहले पढ़ लेते हैं। ये है पीड़ा का चिरंतन सिद्धांत क्या कहता है। तो अहिंसा से गांधी जी का क्या आशय था? अहिंसा से गांधी जी का मतलब क्या था? अहिंसा किसी संघर्ष का आधार कैसे बन सकती थी? और इस बारे में गांधी जी का ये कहना था जो कि हम नीचे पढ़ेंगे अब। तो प्रतिफल की मामूली सी भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाना अहिंसा का जन्म होता है, यानी कि बिना फल की चिंता किए बगैर ही, इच्छा किए बगैर ही अच्छे काम करते जाना ही अहिंसा, इससे ही अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने अन्याय और अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से पीड़ा के अनंत सिद्धांत को सीख लिया है। इस सकारात्मक आशय हिंसा से है, इसका जो सकारात्मक आशय है वो हिंसा से है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति के हाथों खुशी खुशी पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए और आप किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे, यहाँ तक कि आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी आप बुरा नहीं करेंगे, ऐसा कहना था इन लोगों का। मतलब गांधी जी की ये मानना था कि जो आपके साथ बुरा करते हैं आप उनके साथ भी बुरा नहीं करेंगे, और तभी क्या कर सकते हैं, आप अहिंसा का पालन कर सकते हैं, अहिंसा की राह पर चल सकते हैं। अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान, जिनका नाम था खलीफा, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया 1920 में, तुर्की के सुल्तान जो खलीफा थे इन पर बहुत से सख्त संज्ञा थोप दी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी भारत के लोगों को भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान भी ये चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित जो पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण है वो बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो मेन नेता थे खिलाफत आंदोलन के, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब एक सर्वव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस से ये आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचारों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज्य की मांग करें। तो यहाँ पर कांग्रेस से आग्रह किया जाता है
कि वो क्या करें, इनका तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया दोनों का, और कांग्रेस से भी आग्रह किया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और ये खिलाफत आंदोलन जो चल रहा है, इन दोनों का क्या करें, इन दोनों को मिलाकर चलाए और स्वराज्य की मांग करे। इस तरह से यहाँ पर फिर 1921-22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और तेजी से गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू और CR दास, C राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो इन सब ने वकालत छोड़ दी, इस स्कूल कॉलेज छोड़ दिए छात्रों ने, और अंग्रेजों द्वारा जो दी गई उपाधियाँ थी उनको भी वापस लौटा दिया गया, और विधानमंडल जो थे उनका बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आ गई। यानी कि 1920 से 22 का वो टाइम था जब विदेशी कपड़ों की मांग वो कम हो गई, और साथ ही साथ उनका जो आयात हम क्या करते थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे, यानी कि अब देश में एक भारी विद्रोह होने वाला था। अब देखते हैं लोगों की पहलकदमी। तो कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, अहिंसक मतलब बिना हिंसा के विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले। यानी कि कुछ लोगों ने तो उनका अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर जो विभिन्न वर्ग थे, समूह थे, उन्होंने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से भी अर्थ निकाले, और इस तरह के रास्ते बनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो गांधी जी के विचारों से अलग हटकर काम करना चाहते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। अब ऐसे ही कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ बात की गई है खेड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई, और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, पहले तो खेड़ा में क्या होता है, जो पाटीदार किसान थे उन पर अंग्रेजों ने यहाँ पर भारी लगान थोप दिए। इसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाया गया, अहिंसक अभियान चलाया गया। फिर जो तटीय इलाके थे, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के, उनके भीतरी इलाकों पर क्या किया गया, तो यहाँ पर शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जो आदिवासी और गरीब किसान रहते थे उन्होंने बहुत सारे वन सत्याग्रह भी यहाँ पर किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे, और उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत ज़्यादा सीमित कर दिया था, जो कि उन्हें जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें थी उन पर भी वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे, और आदिवासियों से भी यहाँ पर कर लिया जा रहा था उनके पशुओं तक को चराने के लिए। तो घेराबंदी क्या होती है, लोगों को किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने के लिए जो किया जाने वाला विरोध होता है, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, उसी को कहा जाता है घेराबंदी। जब लोगों के द्वारा किसी इमारत या दुकान में जाने से रोकने जाने के लिए किया जाने वाला यहाँ पर प्रदर्शन होता है। महंत क्या होते हैं, तो महंत होते हैं जो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता होते हैं सिखों के, उन्हें कहा जाता है महंत। और गैर कानूनी बेदखली क्या होती है, तो जो पट्टाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना क्या कहलाता था, गैर कानूनी बेदखली। यानी कि ज़बरदस्ती बाहर निकाल देना गैर कानूनी तरीके से, तो उसको वो कहलाता था गैर कानूनी बेदखली। तो अब उन्हें यकीन था लोगों को कि गांधी जी उन पर लगे जो कर हैं उनको कम कर देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। और बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि गांधी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। सिंध, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको एक नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में बैठे जो भ्रष्ट महंत हैं उनको हटाने के लिए आंदोलन चलाया। तो यहाँ पर पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने क्या किया, अंग्रेज़ों की सहायता से ये गुरुद्वारों में जो बैठे हुए थे भ्रष्ट महंत उनको हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया। और यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में ये जो गांधी महाराज की जय
इसके नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। तो गांधी महाराज की जय के साथ नारे लगाए गए और इसके साथ चाय बागानों में क्या किया गया, मजदूरों ने बागानों की अपनी तनख्वाह में इजाफे करने की मांग की कि मतलब इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, इसकी मांग की गई। और उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले जो बागान थे, यानी कि जो अंग्रेज़ों के अंडर में जो बागान हुआ करते थे, उनको उनमें नौकरियां छोड़ दी। और उनका ये कहना था कि गांधी जी ये भी चाहते हैं कि उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। तो उस दौरान ऐसा भी हुआ भाई, जो कृष्ण के गीत थे उनके जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। और अगर अब यहाँ पे आप चित्र देखेंगे तो ये जो चित्र दिखाया गया है भाई, इसमें महात्मा गांधी की जनता से जो उपजी हुई एक छवि है वो दिखाई गई है। तो जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी को अक्सर एक देवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। इस तस्वीर में वह कृष्ण के सारथी बने हुए हैं, तो मार्गदर्शन कर रहे हैं और वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है, यहाँ पर ये एक तरह से यहाँ पर गांधी जी जो बने हुए मार्गदर्शक बने हुए, जैसे श्री कृष्ण बने हुए थे उसमें भगवत गीता में आप देखेंगे तो महाभारत में जिस तरह से पांडवों का साथ वो देते हैं, यहाँ पर उनको ज्ञान देते हैं, इस तरह से यहाँ पर महात्मा गांधी को दर्शाया गया है, एक भगवान की यहाँ पर कंपैरिजन की गई है। तो देख सकते हैं, और ये सभी नेता हैं जिनका नेतृत्व यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे, जिसकी तुलना यहाँ पर एक देव्य रूप में की जाती थी। अब देखते हैं जनता के महात्मा। तो इन उदाहरणों के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा या एक ऐसे व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। और गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। परंतु किसानों को क्या लगता था कि गांधी जी जो है वो जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतीहर मजदूरों को ये यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। तो जो खेतीहर मजदूर थे उनको ये यकीन था कि जो गांधी जी हैं उन्हें क्या करेंगे, वो ज़मीन दिला देंगे। और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी। परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। अब देखते हैं, वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। तो इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की एक रिपोर्ट का अंश इस प्रकार है। तो दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा उसे देखकर अचंभा होता है। किसी को भी यह नहीं पता कि वह कौन है, वह क्या है, फिर भी सब ने मान लिया कि वो जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। और उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग ये मानते हैं कि उन्होंने बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। तो ऐसा यहाँ पर ये कहा गया है गांधी जी के बारे में। अब देखते हैं 1922 से 1929 की जो घटनाएं थी उनके बारे में। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, यानी कि वो हिंसा के बिल्कुल अगेंस्ट थे गांधी जी। इनके द्वारा अहिंसक आंदोलन ही चलाए जाते थे, तो वो हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। और इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने पुलिस चौकी में, यानी कि इन्होंने क्या किया, किसानों की भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया। तो गांधी जी ने अचानक से असहयोग जो आंदोलन था उसको वापस ले लिया और उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। और किसान जो थे वो इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। तो यहाँ पर गलती तो पुलिस की ही थी, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे क्या किया था, पहले गोली चलाई थी इनके शांतिपूर्ण जुलूस पर, जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी और इसमें 22 कर्मचारी फिर मारे गए, मतलब 22 पुलिस वाले मारे गए। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी
ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की ये दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। फिर 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी यहाँ पर साबित हुआ। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, तो फिर इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों के बीच जो सोच थी उसमें गहरा फर्क रहा। अपने अध्यापकों की सहायता से इन पर विचारों के बारे में पता लगाइए। और उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस ने भी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहली बार जो पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अगर यहाँ पर आप ये चित्र देखेंगे पहले, तो ये चित्र है चित्तरंजन दास का। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक मुख्य नेता थे और वह पूर्वी बंगाल में वकील भी थे और असहयोग आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे चित्तरंजन दास, जिनको हम CR दास के नाम से भी जानते हैं। अगर ये यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे होंगे, तो ये चित्र है साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं ये यहाँ पर आंदोलनकारी। तो जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका एक बड़े पैमाने पर विरोध किया गया और 1927 में इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा और इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, यानी कि इसमें जितने भी लोग थे 7 लोग थे इसमें, और सारे के सारे ही जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया और प्रदर्शनकारियों का ये नारा था कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के यहाँ पर नारे लगाए गए। अब देखते हैं यहाँ पर बहरों को सुनाने के लिए धमकाने की ज़रूरत होती है। तो ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ये है भगत सिंह, और भगत सिंह का यहाँ पर कहना है कि जो बहरे होते हैं, बहरे कान होते हैं, तो बहरे कानों को सुनाने के लिए धमकाने की ज़रूरत होती है। इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की थी और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले जो सैंडर्स नामक जो पुलिस था उस पुलिस अफसर की हत्या की थी और इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसी की हत्या की थी इन तीनों ने। और अपने राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ बटुकेश्वर दत्त, BK दत्त यहाँ पर बटुकेश्वर दत्त, इनके साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने, क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 23 साल थी। अब देखते हैं यहाँ पर दांडी मार्च। तो दांडी मार्च, पूर्ण स्वराज्य अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। तो ऐसा कहा था गांधी जी ने कि नमक कानून तोड़ने के लिए वो यात्रा निकालेंगे। उस समय
नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। तो उस समय क्या होता था, नमक के उत्पादन पर बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था, यानी कि उस पर केवल और केवल सरकार का अधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का ये कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने नहीं दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच जो मतभेद था वो पैदा भी होने नहीं दिया गया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां पर उन्होंने बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून को सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। तो यहाँ पर उन्होंने पानी उबाल कर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया और इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को यहाँ पर जेल में डाल दिया गया। हालांकि भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया और सरकार ने यह ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। फिर प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में वो चाहते थे कि इस युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकार ने विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। तो जब सरकार की ये कांग्रेस की बात नहीं मानते कि स्वतंत्रता की मांग की थी कांग्रेस ने कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और अंग्रेजी ये बात नहीं मानते, तो कांग्रेसी सरकार ने क्या किया, यहाँ पर इसके विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया। अब देखिए ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये महात्मा गांधी हैं जो कि प्राकृतिक नमक जो है इसको इकट्ठा करते हुए कानून की अवहेलना कर रहे हैं, नमक कानून की। यहाँ उनके साथ और भी लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं। कर्नाटक की अंबाबाई। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। युवा और वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण और शहरी, रूढ़िवादी और उदारवादी, सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और उनके लिए भी यह हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को ये लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी है। और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी। इससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और इसके साथ ही पुरुषों के साथ उनके समानता का मार्ग भी प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था, तो इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति उन्होंने खुद उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर देखी जा सकती है। कर्नाटक की एक अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया और 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जब भी वह जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई सिखाती और जो प्रभात फेरियां थी, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी, क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए नमक के सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया और वे महिलाओं को भी इस आंदोलन में शामिल होने दें।
और फिर यहाँ पर महिलाएं भी शामिल हो पाए। ये महात्मा गांधी जी के साथ इस चित्र में सरोजिनी नायडू दिखाई गई हैं। ये 1931 में पेरिस का चित्र है। तो 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजिनी नायडू ये दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी 1925 में ये बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इसी के साथ अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई। ये 30 के दशक में नंबरगढ़, ये है नवरंगपुर, कांग्रेस उड़ीसा के अध्यक्ष बाजी मोहम्मद ये लिखते हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नवरंगपुर स्थित जो पपरंदी है उसमें हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए थे। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। 1000 से ज़्यादा लोगों को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया और कई लोगों को गोली मार दी गई या फांसी पर लटका दिया गया। वीर लखन नायक ये अंग्रेज़ों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। इनको भी फांसी पर लटका दिया गया। बाजी हमें बताते हैं कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने वाले 20,000 लोगों को लामबंद किया और उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक ये जेल में भी रहे। अब देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है। तो संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय करने की जो उनकी लेने की जो क्षमता है निर्णय लेने की, वही कहलाती थी प्रांतीय स्वायत्तता। यानी कि केंद्र का शासन जो है संघ का वो चलता रहे और इसी के साथ यहाँ पर जो प्रांत है उनमें भी उनको अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। यहाँ पर देखिए चित्र जो दिखाया गया है ये भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का ये चित्र है। प्रदर्शनकारी हर जगह पुलिस से लोहा ले रहे थे और हजारों लोग गिरफ्तार हुए, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और असंख्य लोग यहाँ पर घायल भी हुए। और ये है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस IANS, इनके द्वारा INA की स्थापना की जाएगी वो। तो ये है सुभाष चंद्र बोस। इससे पहले हम ये पढ़ें, तो इससे पहले हम पढ़ते हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था और उसके बाद तो महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत को छोड़ दें और गांधी जी ने भारतीय जनता से ये आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष को जारी रखें। यानी कि अब करो या मरो वाली स्थिति पैदा हो गई है और अहिंसक तरीके से आप अपने आंदोलन को जारी रखें, ऐसा कहा गांधी जी ने अपने यहाँ पर भारतीय जनता से। इसके बावजूद तो यहाँ पर वे अहिंसक ढंग से क्या करें, संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया और इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए और बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का जो है वो गठन कर लिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। फिर 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 1000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर ही दिया। तो अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। ये हमने देखा था अभी इनका चित्र, सुभाष चंद्र बोस, और अब देखते हैं इनके विचार। तो समाजवादी विचारधारा रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्श पे विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि ये अहिंसा के मार्ग को नहीं अपनाते थे। हालांकि राष्ट्रीय पिता के रूप में गांधी जी का ये सम्मान करते थे और जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए ये सिंगापुर पहुँच गए। तो जर्मनी के रास्ते होते हुए ये कहाँ पर पहुँच जाते हैं, सिंगापुर पहुँच जाते हैं, कलकत्ता छोड़कर। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां पर आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। तो इन्होंने सिंगापुर में क्या किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और फिर इन्होंने 1944 में आज़ाद हिंद फौज के फिर 1944 में जो आज़ाद हिंद फौज है
फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। आईएनए के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ जो चले संघर्ष थे उनमें हिस्सा भी लिया था, यानी कि लोगों ने इनका साथ दिया था। अब देखते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो 1940 में जब मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, तो इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? तो 1930 के दशक के आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी 1930 के दशक से हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए जो तनाव थे उनका भी यहाँ पर हाथ रहा होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण की भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी कि उनको ऐसा लगता था कि कोई भी जो महत्वपूर्ण फैसला होगा उसमें मुस्लिम्स को शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर हिंदुओं को ही उसमें हिंदुओं की ज़रूरतों को या हिंदुओं को ही ध्यान में रखकर कोई भी कानून या कोई भी फैसला लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लगता था इनको। तो लीग को ये भी डर था कि संभव है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही न मिले, यानी कि मुसलमानों को शायद उनका प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। फिर 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिससे जो है ये फैसला वो और भी ज़्यादा क्या होता है बढ़ गया। फिर 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। और 40 के दशक में शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपने प्रभाव फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। और 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का ये कहना था कि भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, यानी कि उसको क्या किया जाए, यानी कि मुस्लिम लीग को भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। और कांग्रेस इस दावे से मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो अभी भी उनके साथ ही थे, तो इसलिए ये इनको नहीं मान रहे थे इस बात को। फिर 1946 में दोबारा से प्रांतीय चुनाव हुए और सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन था वो तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही और मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत को भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे और दंगों में हजारों लोग यहाँ पर मारे गए। फिर 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी ये हिंसा फैल गई, जिसमें कि कई लाख लोग मारे गए और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का यह नतीजा भी हुआ कि भारत की जो शक्ल सूरत थी वो बदल गई और उसके शहरों का माहौल बदल गया और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ।
इस तरह से ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन इसी के साथ साथ हमें विभाजन भी यहाँ पर झेलना पड़ा, हिंसा यहाँ पर बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी भारत को लेकर। तो यहाँ पर जो ये चित्र दिखाया गया है ये हिंसाग्रस्त हैं, जो कि पंजाब से आए शरणार्थी आश्रय और भोजन की तलाश में दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं, ये वो लोग दिखाए गए हैं। इसी के साथ ये जो चित्र यहाँ पर दिखाया गया है ये खान अब्दुल गफ्फार खां उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे खान अब्दुल गफ्फार खां, और इस चित्र में अपने सहयोगियों के साथ बिहार में एक शांति यात्रा में ये हिस्सा ले रहे हैं। मार्च 1947 का एक चित्र है। ये जो खान गफ्फार थे, खान गफ्फार खां को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे और यह उनके प्रांत के पठानों में लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खान भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के साथ अपने साथियों की भर्त्सना भी की थी। इसी के साथ अगर बात की जाए, ये चित्र अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जवाहरलाल नेहरू और ये महात्मा गांधी जी दिखाए गए हैं। ये बम्बई अधिवेशन से पहले महात्मा गांधी से यहाँ पर बात की जा रही हैं। तो ये जुलाई 1946 का ये चित्र है। गांधी जी के शिष्य, कांग्रेस के समाजवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य शिल्पियों में से ये एक रहे हैं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं था, वो कहलाए थे सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, जहां पर किसी के लिए कोई आरक्षण की बात नहीं थी, कोई आरक्षण नहीं था। इसी के साथ हम देखेंगे यहाँ पर कुछ और पर्सनैलिटीज़ को जिनका एक अहम योगदान रहा है हमारे देश की स्वतंत्रता में। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको दिखाए गए हैं मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस के कार्यकारी समिति के अन्य समिति के जो सदस्य हैं वो ये महात्मा गांधी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मौलाना आज़ाद जी की अगर बात करें तो ये मौलाना आज़ाद जी दिखाए गए हैं। तो मौलाना आज़ाद का जन्म मक्का में हुआ था और उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी कि सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे, जिन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो वो कौन थे? मौलाना आज़ाद जी थे। अब अगर आप यहाँ पर ये चित्र देखेंगे तो ये चित्र है गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बात करते हुए यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे देश में दादा भाई नौरोजी, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता, इन्होंने नमक सत्याग्रह के नेता कहा। दक्षिण के कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी यही रहे थे। उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो किनको? राजगोपालाचारी को लोग राजा जी के नाम से भी जानते थे और इस स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी यही बने थे। यहाँ पर अगर आप चित्र देखेंगे तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये 1945 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं के एक अहम भूमिका इन्होंने यहाँ पर अपनी अदा की थी। पटेल जो थे ये नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान परिवार से थे, किसान व्यवसायी परिवार से थे और 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रहे। अगर आप इस चित्र को देखेंगे, चित्र नंबर 19 को, तो ये महात्मा गांधी जी और इनके साथ खड़े हैं टाई लगा के कोट पैंट में खड़े हुए हैं। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 का एक चित्र है। यहाँ पर 1920 की अगर बात की जाए तो 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। तो 1920 तक तो यहाँ पर जो जिन्ना थे ये भी क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुँचे और सबसे लास्ट में जो भारत से अलग जब पाकिस्तान हुआ तो सबसे मेन व्यक्ति यहाँ पर यही निकल के आए थे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
तो अब आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत है, कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।